हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को, क्लासेस को पूरा देखिए। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी सेशन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल 33, 34, 35 पे बात करेंगे। आर्टिकल 33, 34, 35 जो कि मार्शल लॉ है और सशस्त्र सेना बल क्या है। और सशस्त्र सेना बल जो होते हैं, जैसे कि जितने भी सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और इसमें संबंधित सभी अधिकारी, दर्जी, मोची, सफाई कर्मी से लेके उच्च अधिकारी तक सबके अधिकारों पे पाबंदी लगाता है। ठीक, तो आर्टिकल 33 हम बात करते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33, ठीक। तो पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 33 किस चीज़ से प्रावधान है। तो आर्टिकल 33 में है सशस्त्र बल। ठीक है, मतलब सेनाओं से संबंधित हमारा अनुच्छेद है, जो कि सेनाओं के संबंध में उनके मूल अधिकार को, ठीक है, कम करने के लिए, मूल अधिकार को सीमित करने के लिए ये प्रावधान आर्टिकल 33, 34, 35 बनाता है। सशस्त्र बल में कौन कौन आता है? पहला सेनाएँ आते हैं। सेनाओं में कौन कौन से हैं? जल सेना, नेवी वगैरह, वायुसेना, एयरफोर्स, थल सेना, मिलिट्री, ठीक है, सैनिक, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, और एक चीज़ और आता है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल इसी के अंतर्गत, सशस्त्र सेना बल के अंतर्गत ही आते हैं। और इसी के अंतर्गत आपका आता है पुलिस बल। ठीक है, पुलिस, खुफिया विभाग, रॉ एजेंट वगैरह, इन सब खुफिया विभाग, ये सब भी सशस्त्र सेना बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे दूरसंचार विभाग, इनको भी इसी के अंतर्गत देखा जाता है, जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास भी ऐसी ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो कि अगर उन्हें आर्टिकल 19 का फ्रीडम दिया गया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके तहत क्या रहता है कि वो कुछ भी बोलने से फिर कहीं न कहीं देश की अखंडता, एकता को चुनौती मिल सकती है, और जो कि देश की संप्रभुता भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो देश की सिक्योरिटी को देखते हुए इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। आप एक ऊंचे पद पे हैं, सेना से संबंधित आपके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी हो सकती है, तो ऐसे में अगर आप उसको शेयर करेंगे पब्लिकली, आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो ये निश्चित रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया। ठीक, अब देखिए इनमें क्या होता है, इनके फंडामेंटल राइट को सीमित करने के लिए है। ठीक, इनके फंडामेंटल राइट को सीमित करने के लिए आर्टिकल 33 है, को सीमित करने के लिए। सीमित क्यों किया जाता है? ताकि अनुशासन, देश की एकता, अखंडता आदि सुरक्षित रहे, ताकि अनुशासन एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप उत्तर में ऐसे ही लिखेंगे, सुनिश्चित हो सके। इनके फंडामेंटल राइट को सीमित करने के लिए, ताकि अनुशासन एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और इसके लिए संसद विधि बनाती है। ठीक, विधि का निर्माण कौन करता है? संसद विधि बनाती है। संसद विधि बनाती है, ऐसी विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, ऐसी विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ऐसी विधियां जो कि सेना से संबंधित बनाती हैं, अगर वो उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करें, भले ही उससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। ठीक, तो ऐसी विधियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही उससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन क्यों ना हो। ठीक, तो यही था। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि धरना, प्रदर्शन, जीवन, ठीक, अभिव्यक्ति, प्रेस, ये सब आदि इनको सीमित हो जाती है। एग्जाम्पल में धरना,
प्रदर्शन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। और बहुत सारे हैं जो कि एक तरीके से उनको सीमित करने के लिए इनकी सीमित हो जाती है। धरना प्रदर्शन, जीवन है, ठीक। प्रेस है, प्रेस के माध्यम से भी आपको कुछ भी छापने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। और ना तो आप संघ बना सकते हैं, ठीक, आदि सीमित हो जाती है। कहने का तात्पर्य इतना है कि आम नागरिकों को जो अधिकार मिलता है फंडामेंटल राइट के तहत, वो हमारे सैनिक बल सेनाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है, ताकि, ठीक। और एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए, सशस्त्र सेना बलों के सभी व्यक्तियों पर जैसे दर्जी, मोची, कुक जो खाना वगैरह बनाते हैं, इन सब पर भी सेम प्रतिबंध रहता है, ठीक। चौकीदार, इन सब पर भी आर्टिकल प्रतिबंधित करता है, सीमित हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 33 समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल 34 और 35 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 34 मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट से संबंधित, हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट। फिर मार्शल लॉ क्या है? ठीक है, आर्टिकल 34 में इस चीज़ का उल्लेख किया जाता है कि जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर फंडामेंटल राइट सीमित हो सकते हैं। जहां पर मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ फंडामेंटल राइट सीमित हो सकते हैं। सीमित हो सकते हैं क्या? सीमित हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट सीमित होगा, जहाँ पे मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट सीमित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ के समय सैन्य अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के, ठीक, इसको लिख लेते हैं। मार्शल लॉ के समय सैन्य अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश आदेश भी हो सकता है, दंडादेश भी हो सकता है। दंडादेश का मतलब किसी को दंडित करना इत्यादि दंडादेश के अंतर्गत आता है, जो कि जहाँ पे मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ पे सैन्य अधिकारी जो होते हैं वो किसी को दंड देने का उनके पास अधिकार रहता है। दंडादेश को संसद विधि बनाकर वैध भी कर सकती है, को संसद विधि बनाकर वैध कर सकती है। तो सैन्य अधिकारियों का पावर मार्शल लॉ के समय जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। मार्शल लॉ कब होता है? जब कोई अशांत क्षेत्र होता है जहाँ पे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को चुनौती दी जा सकती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाई जाती है ताकि अनुशासन बरकरार रहे और देश की एकता, अखंडता भी बरकरार रहे और उनको चुनौती ना मिले। और कुछ जो आपत्तिजनक लोग होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पर एक मतलब उनको पाबंदी लगाई जा सके। तो ऐसे में मार्शल लॉ का अनिवार्य है। लेकिन हाँ, जब इसका दुरुपयोग होता है तो निश्चित रूप से हानिकारक भी हो सकता है। तो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट है, डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर के, कि अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से यूज करेंगे निश्चित रूप से इसका परिणाम एक सकारात्मक भूमिका में काम करता है, और यदि आप एक नकारात्मक भूमिका में इसका यूज़ करेंगे तो इसका परिणाम भी एक नकारात्मक भूमिका में
काम करता है। कहने का मतलब प्रयोग के ऊपर पे है, हर ला अपने आप में सही है। ठीक, तो इसका क्या है, मार्शल लॉ के समय सैन्य अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश, ठीक, अब कर सकते हैं। ठीक, अब ये नोट लिख लीजिए, ऐसे एक्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, ऐसे एक्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, आदेश दंडादेश को संसद विधि बनाकर ऐसे एक्ट को संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, अब मार्शल लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी कभी डिटेल में इस पर बात करेंगे। ठीक, जैसे मार्शल लॉ क्या होता है, आपातकाल वगैरह जब पढ़ाएंगे तो आपका इस पर इसको डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा भी इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन। सैन्य शासन से तात्पर्य है सेना का शासन। इसका मतलब हुआ सेना विधि, जो सेना के कानून होते हैं वो लागू हो जाते हैं, सेना का विधि लागू हो जाती है। ठीक, अब सेना का कानून जहाँ भी लागू होगा वहाँ पे सामान्य कानून स्थगित हो जाता है। सामान्य कानून यदि स्थगित हो जाता है तो न्यायालय भी स्थगित हो जाता है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक, आपका जहाँ पे मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू होता है, सेना जो सेना होती है वो आदेश भी दे सकती है और न्याय भी कर सकती है, दंडादेश भी जारी कर सकती है। सेना आदेश, दंडादेश और न्याय जारी कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 34 हमारा यही है। देखिए, ठीक है, यह देखिए ये मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में बेसिकली अंतर होता है। मार्शल लॉ में क्या होता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट ही प्रभावित होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, फंडामेंटल राइट भी प्रभावित होता है, केंद्र राज्य संबंध भी आधारित प्रभावित होता है, और इसके साथ ही साथ राजस्व वितरण, जो कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा होता है, वो भी प्रभावित होता है। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के आधार पर लगाया जाता है। फंडामेंटल राइट मार्शल लॉ का संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के संविधान में प्रावधान स्पष्ट दिए गए हैं, और मार्शल लॉ को भी किसी एक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, इसको पूरे देश के किसी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। पूरे देश में मार्शल लॉ लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि आपातकाल पूरे देश में लागू किया जा सकता है और किसी क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ में सरकार प्लस सामान्य कानून, ठीक है, प्रभाव की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है, और इसमें क्या होता है, आपातकाल में सरकार के साथ सरकार स्थगित हो जाती है, सरकार का काम निष्क्रिय रहता है। इसके बावजूद भी न्यायालय की प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी चालू रहती है, जबकि मार्शल लॉ के दौरान ऐसा नहीं होता है। तो मार्शल लॉ और आपातकाल में बेसिक अंतर है। ठीक, इसको ठीक, मार्शल लॉ ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 35 मार्शल लॉ और ये राष्ट्रीय आपातकाल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो हम आपको बोले हैं एक बार आप पुनः सुन सकते हैं। मार्शल लॉ में सिर्फ फंडामेंटल राइट ही प्रभावित होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट प्रभावित होने के साथ साथ केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होता है, और इसके साथ ही जो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा, वित्त का बंटवारा होता है, वो भी प्रभावित होता है। और मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर भी लगाया जा सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के आधार पर, युद्ध, बाहरी आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। ठीक, मार्शल लॉ का संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, और राष्ट्रीय मार्शल लॉ को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता।
इसे किसी एक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल एक क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है, इसके साथ साथ पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है और लागू किया भी गया है। आपातकाल में हम इस चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और मार्शल लॉ में सरकार प्लस सामान्य कानून न्याय प्रक्रिया सभी स्थगित होते हैं और आपातकाल में जो कानून होता है वो चलता रहता है, मतलब कानून सामान्य कानून स्थगित होता है, लेकिन इसके साथ ही जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है वो चालू रहती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है? फंडामेंटल राइट के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति। संसद को विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 में दिया गया है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 33 में क्या है? सशस्त्र सेनाओं, जो सशस्त्र सेनाएं बल कौन कौन से हैं, ठीक, और उनके अधिकार किस प्रकार सीमित हो सकते हैं और उनसे विधि बनाई जा सकती है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में प्रावधान करता है, जबकि आर्टिकल 35 क्या है? कोई भी विधि फंडामेंटल राइट के संबंध में बनानी होगी तो उसको संसद ही बनाएगी, ठीक है। और इसको निम्न मामलों में संसद विधि बना सकती है। पहला क्या है? आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) संसद लोक नियोजन के संबंध में विधि बना सकती है। संसद आर्टिकल 16(3) लोक नियोजन, जो कि एक आरक्षण से संबंधित आर्टिकल, आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए, तो निश्चित रूप से आपको एक और बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आप आर्टिकल 16(3) क्या है? लोक नियोजन है। लोक नियोजन, ठीक है, नियुक्ति के संबंध में संसद कानून बना सकती है, ठीक। और आर्टिकल 33, ठीक है, आर्टिकल 33 मार्शल लॉ से संबंधित कानून बनाती है। आर्टिकल 32(3) भी, ठीक है, जो रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। संसद रिट बढ़ाने की शक्ति संबंध में, रिट को बढ़ाना हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक, तो उसको बढ़ाया जा सकता है संसद विधि बनाकर। आर्टिकल 33 सशस्त्र बल के संबंध में कानून बनाया जा सकता है और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं क्लासेस अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास हमारा आर्टिकल 32 होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।